दोस्तों, 1970s में बॉलीवुड के एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर एक शॉकिंग सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा था और वो था, अब रफ़ी साहब का टाइम खत्म हो गया है। और सबसे पेनफुल बात, ये बात रफ़ी साहब तक ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। कहते हैं उस फेज में रफ़ी साहब ने खुद को लोगों से अलग करना शुरू कर दिया था। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस आवाज ने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया, बॉलीवुड ने उसी आवाज को सडनली आउटडेटेड डिक्लेयर कर दिया। 1960s तक बॉलीवुड में एक अनरिटन रूल था, हीरो कोई भी हो और आवाज एक ही होगी, और वो थे रफ़ी साहब। शम्मी कपूर की एनर्जी, रफ़ी साहब। दिलीप कुमार का इमोशन, रफ़ी साहब। देव आनंद का रोमांस, अगेन रफ़ी साहब। म्यूजिक डायरेक्टर्स को लगता था ये आदमी गाना नहीं गाता है पर स्क्रीन पर जान डाल देता है। और अगर सच कहूं तो उस वक्त कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि एक दिन बॉलीवुड खुद ही इस लेजेंड को साइडलाइन कर देगा। लेकिन फिर बॉलीवुड में एंट्री हुई एक ऐसे सुपरस्टार की जिसने सब कुछ बदल दिया। साल थी 1969 और एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था आराधना। शायद जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह फिल्म बॉलीवुड का म्यूजिकल डायरेक्शन ही बदल देगा। इस फिल्म में थे राजेश खन्ना और उनके लिए गाना गा रहे थे किशोर कुमार। वैसे तो इस फिल्म में रफ़ी साहब ने भी गाना गाए थे, लेकिन किशोर कुमार के दो गाने ने सब कुछ आउटलाइन कर दिया था, और वो थे मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और दूसरा गाना था रूप तेरा मस्ताना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। ये गाने सिर्फ हिट नहीं हुए थे, एक ऑब्सेशन बन गया था। और सडनली पूरा इंडस्ट्री बस एक ही बात कह रहा था, राजेश खन्ना के लिए किशोर कुमार परफेक्ट हैं। और बस यहीं से रफ़ी साहब के करियर में वो साइलेंस फेज आ गया जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पहले जो म्यूजिक डायरेक्टर्स रफ़ी साहब को रोज फोन करते थे, अब वो नए सिंगर्स को ट्राई करने लगे। यंग हीरोज को किशोर कुमार की आवाज दी जा रही थी और धीरे धीरे रफ़ी साहब नोटिस करने लगे कि बॉलीवुड बदल रहा है। जरा सोचिए, एक आदमी जिसकी आवाज पर पूरा देश रोया, हंसा भी, और शायद उन्हीं के गाने से प्यार में भी पड़ा, अब उसी आदमी को लोग कह रहे थे कि ही इज इररिलेवेंट। और शायद पहली बार रफ़ी साहब को महसूस हुआ कि बॉलीवुड उनके बिना चल सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ स्टोरी में एक ट्विस्ट है। किशोर कुमार भी इस सिचुएशन से अनकंफर्टेबल थे। बहुत लोगों को लगता था रफ़ी साहब और किशोर कुमार के बीच में राइवलरी है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट थी। किशोर कुमार एक्चुअली रफ़ी साहब को बहुत एडमायर करते थे। इंडस्ट्री इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग किशोर कभी ओपनली रफ़ी साहब को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे। यहाँ प्रॉब्लम किसी सिंगर में नहीं थी, प्रॉब्लम थी ट्रेंड में। बॉलीवुड को एक नया साउंड मिल गया था, एक नया आवाज़ मिल गया था। और बॉलीवुड का नेचर बहुत डेंजरस होता है। यहाँ लोग आपको तब तक वर्शिप करते हैं जब तक उन्हें कोई नया ऑब्सेशन नहीं मिल जाता। बॉलीवुड ने ऑलमोस्ट डिसाइड कर चुका था कि रफ़ी साहब का एरा खत्म हो गया है। लेकिन फिर सडनली रफ़ी साहब ने एक बार फिर ऐसा गाना दिया जिन्हें इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। और उनमें से कुछ गाने हैं ये दुनिया ये महफिल, ये दुनिया ये महफिल, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, चांद मेरा दिल, चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम। और फिर आया कौन भूल सकता है वो गाना जिसने रफ़ी साहब को नेशनल अवार्ड दिलाया, और वो गाना था क्या हुआ तेरा वादा। इस गाने ने सिर्फ अवार्ड्स नहीं जीते, इसी गाने ने बॉलीवुड को एक रिमाइंडर दिया, और वो रिमाइंडर था कि लीजेंड्स को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जिस आवाज को लोग आउटडेटेड कह रहे थे, वही आवाज फिर से हर गली में बजने लगा। और शायद उस दिन बॉलीवुड को समझ आया कि रफ़ी साहब सिर्फ एक ट्रेंड नहीं थे, वो एक इमोशन थे। दोस्तों, इस स्टोरी का सबसे इमोशनल पार्ट पता है क्या है? इतना सब कुछ होने के बाद भी रफ़ी साहब ने कभी बिटरनेस चूज नहीं की, ना जेलेसी, ना रिवेंज, ना कंट्रोवर्सी, सिर्फ डिग्निटी से काम लिया। और इसीलिए आज भी लोग सिंगर्स को कंपेयर करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट सिर्फ लेजेंड्स को मिलते हैं। रफ़ी साहब उन्हीं लेजेंड्स में से एक थे। दोस्तों, ऐसे ही अनहर्ड बॉलीवुड स्टोरीज के लिए रेट्रो विद राज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बॉलीवुड की असली हिस्ट्री सिर्फ फिल्मों में नहीं, उन लोगों के इमोशंस में छुपी है।